जसवीर सिंह जी यूथ आइकॉन है, बहुत सारा यूथ उनको फॉलो करता है। ये इंटरव्यू बहुत शानदार होने वाला है। आपको जानने को मिलेगा कि आप अगर यंग एज में कामयाब होना चाहते हैं, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो क्या वजह है और किन कामों को करने से आपको सफलता मिलेगी। बहुत छोटा इंटरव्यू है, बहुत महत्वपूर्ण है, लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि जिन लोगों से आप मिलना चाहते हैं उनके नाम नीचे कमेंट्स में लिखिए। और आपने एक नाम बहुत बार लिखा और उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, और आइए हम सब लोग बहुत उत्साह के साथ उनका स्वागत करें। 18 सालों से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा से हमारे बीच में हैं जसवीर सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है जसवीर जी आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपसे मिलने का मुझे सौभाग्य मिला और आज इस शो में आपके साथ बैठ करके मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद जसवीर सिंह जी। आपका हमने कमिंग सून का एक वीडियो डाला था जी और कमिंग सून के वीडियोस पे जर्नली 2-3 हज़ार व्यू आते हैं हमारे। जी आप वाले इंटरव्यू पे 12,000 से ज़्यादा व्यू हैं और आई थिंक 550 से ज़्यादा लोगों ने नीचे कमेंट्स किए हैं। अच्छा सर। तो वो बताता है, वो दो चीज़ें बताता है। जी। या तो ये बताता है कि आपकी फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है, या वो ये बताता है कि यूट्यूब के साथ आपकी सेटिंग है कुछ जबरदस्त वाली। सर लोगों का प्यार है, आप लोगों का आशीर्वाद है सर, उसी की बदौलत जो भी है सर, लोगों का प्यार ही कहूँगा मैं तो। सेटिंग नहीं है? सेटिंग तो सर मेरे नाम से कोई चैनल भी नहीं है यूट्यूब पर। अरे क्या बात है। अच्छा, यूट्यूब पे चैनल नहीं है लेकिन कितना लोग आपको फॉलो करते हैं, प्यार करते हैं, तो ये लाजवाब है जसवीर जी। जी चैनल तो स्टार्ट कीजिए सर। सर आपके चैनल को ही प्रमोट करते हैं, इतने सारे लेजेंड्स को आप यहाँ पे बुलाते हैं और हम तो वहाँ अपना अपना गाना गाएंगे, लेकिन आपके माध्यम से यहाँ पे हमें पूरे हिंदुस्तान के जितने भी लेजेंड्स हैं उन सबकी स्टोरी जानने का मौका मिलता है। पता चलता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कितना बड़ा समुद्र है और यहाँ पे व्यक्ति कितने सारे स्ट्रगल्स कर करके और उन्होंने कितनी बड़ी आज अचीवमेंट ली हुई है। तो आपने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया हुआ सर, और मैं तो कहूँगा कि इस तरीके का जो एक ट्रांसपेरेंसी के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ में जो चीज़ें आप कर रहे हैं सर इंडस्ट्री के लिए, बहुत ही लाजवाब है सर। रियली सैल्यूट यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच जसवीर जी। बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स हैं मेरे पास में। कुछ उनमें से हमने सेलेक्ट किए हैं। जी आपके बारे में कुछ लोगों ने लिखा है। महेश यादव ने लिखा है, जसवीर सिंह इज द रियल लीजेंड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। अजीत दास ने लिखा है, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई, एक महान लीजेंड का आगमन हो चुका है। BL वर्मा ने लिखा है, द जोस मशीन। अजीत दास ने लिखा है, फादर ऑफ मोटिवेशन एंड ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ यंग रिच एंड रिटायर्ड इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। जितेंद्र दुबे ने लिखा है, डायरेक्ट सेलिंग की जोश मशीन। नीमा लामा ने लिखा है, रोल मॉडल ऑफ यूथ इन डायरेक्ट सेलिंग। शिवम सोनी ने लिखा है, गुरुजी बहुत दिन से इंतज़ार था इस दिन का, आई एम रियली एक्साइटेड, कमांडोज हाउ इज़ द जोश। और आस मोहम्मद ने लिखा है, फायर ऑफ एक्साइटमेंट। मुकंद बघेल ने लिखा है, डायरेक्ट सेलिंग का शेर आ रहा है। और लास्ट कमेंट है अनुज कुमार भारती का। इन्होंने लिखा है, चावल में दूध मिला दें तो उसे खीर कहते हैं, जो मुर्दों को जगा दें उसे जसवीर कहते हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना सारा प्यार लोगों का मिलता है और यही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि मैं और बेहतर से बेहतर कर पाऊँ, मेहनत कर पाऊँ सर। दैट्स ग्रेट। जसवीर जी, आपकी कंपनी में और हम सब लोगों की कंपनी में तो हम सबको लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। जी जी लेकिन जो दूसरे लोग हैं, अदर कंपनियों के लोग हैं, वो भी हमारे बारे में जानें, हमारे से सीखें, वो हमारा प्रयास रहता है इस चैनल के माध्यम से। तो आप तक का अब तक का सफ़र कैसा रहा, स्टार्टिंग से बताइए। जी सर, मैं सर बताना चाहूँगा। बेसिकली मेरी जो शुरुआत की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पिताजी एक किसान हैं। मथुरा के पास ही एक छोटा सा तहसील है, सादाबाद तहसील है। तो खेती किसानी के साथ में ही हम पले बड़े और पिताजी खेती करते थे, तो जाहिर सी बात है गाँव से जो लोग बिलोंग करते हैं
तो ऑटोमेटिक उन्हीं चीज़ों की तरफ अपने आप रुझान हो जाता है और उससे रिलेटेड चीज़ें ही अपनी ज़िंदगी में शुरू हो जाती हैं। मेरे साथ में भी कुछ ऐसा ही रहा। तो शुरुआत से पढ़ाई में एवरेज था, तो पिताजी ने भी उसी से रिलेटेड गांव में एक सरकारी डेयरी खुलवा दी मुझे, जो यूपी गवर्नमेंट की एक फ्रेंचाइजी होती है पराग डेयरी के नाम से, मैं वो चला रहा था। उसके साथ साथ एक छोटी सी दुकान भी खुलवा दी और अपनी पढ़ाई कर रहा था। उसी दौरान मुझे ये अपॉर्चुनिटी जानने का मौका मिला, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में जानकारी लेने का मौका मिला। 18 साल की मेरी एज रही होगी जब मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया। फर्स्ट टाइम मैंने इसके बारे में जानकारी ली। इससे पहले मुझे कोई ज़्यादा विशेष रूप से कोई जानकारी नहीं थी। जानकारी ली तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया और मुझे लगा कि ये तो मतलब एक तरीके से हमारे लिए लकी ड्रॉ खुल गया और अभी तो बस रातों रात अभी सपने पूरे होने लगेंगे। और मैंने शुरुआत कर दी, जैसा कि हमें लोगों को बिज़नेस शेयर करना होता है, और बड़ी उम्मीद के साथ में मैं लोगों के बीच में गया। लेकिन उम्र कम थी, तजुर्बे भी थे नहीं दुनियादारी के। तो जैसा अक्सर होता है लोगों के साथ में, मेरे साथ में भी वही हुआ कि शुरुआती जो मेरी 8-10 लोगों की जो प्रोस्पेक्टिंग थी वो बड़ी खतरनाक रही। अच्छा। उन लोगों ने ही मतलब मुझे, कोई मेरे उनमें बड़े भाई थे, कोई मेरे रिलेटिव थे, और उन्होंने अपने तजुर्बे जब मुझे बताना शुरू किया कि तुम्हें अभी जानकारी मिली है, हम तो इसमें बहुत पुराने हैं। अच्छा। और ऐसी बहुत सारी कंपनियां आती हैं चली जाती हैं, तुम ये टाई वाले लोगों को देख करके जो इंस्पायर हो रहे हो, ये सब किराए पे भाड़े पे आते हैं, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से। तो मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि लोग भी किराए पे मिलते हैं क्या। और मुझे तो पीला पीला दिखने लग गया था और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तो कुछ ही दिन पहले अभी बहुत सारे सपने देख रहा था और अभी तो यहाँ पे सब शून्य हो रहा है। लेकिन जो इस बिज़नेस के अंदर सबसे बड़ी बात जो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, कि हमारा कोई ना कोई एक सीनियर जो हमारे को जो गाइड करता है, वो एक सबसे बड़ी चीज़ है। राइट। और उस समय मुझे सहयोग मिल गया ऐसी पर्सनैलिटीज़ का, जिन्होंने मुझे उस समय गाइड किया और उन्होंने बताया ऐसा सबके साथ में हुआ है। ओके। तो मुझे इस बात की तसल्ली हुई कि चलो मैं पहला अकेला आदमी नहीं हूँ कि जिस तरीके से लोग मुझे ट्रीट कर रहे हैं। और वहाँ से हिम्मत मिली और एजुकेशन ली इस सिस्टम की, एजुकेशन लेकर के काम किया। असफलताएं और वो सारी चीज़ें तो बड़े लंबे समय तक मेरे साथ में रहीं, बहुत सारे चैलेंजेस भी रहे। स्टार्टिंग में मैं अगर बात करूं तो मेरा पहले एक महीने की जो मेरी इनकम थी लगभग 5,500 रुपये की थी। अच्छा। तो मैं उसको लेके बड़ा एक्साइटेड रहता था। जहाँ भी मैं प्रोस्पेक्टिंग करने जाता था तो मैं उसको ज़रूर टेस्ट मनी के तौर पर दिखाता था। तो मेरे साथ शुरुआत में एक ऐसा भी हादसा हुआ, एक महाशय जी मुझे मिले और उन्होंने मुझे स्टाम्प पे लिख के दे दिया कि ये आ गया है, अब इसके बाद में अगला कोई चेक नहीं आएगा। अच्छा। अब मेरी बिल्कुल जस्ट शुरुआत थी, 1-1.5-2 महीने का मेरा टाइम हुआ था, और उसी टाइम पे अगर व्यक्ति को बिल्कुल एकदम नए नए समय में ही और कोई स्टाम्प पे लिख के दे दे, तो अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। पर लेकिन इस चीज़ को ना तो मैंने अपने किसी सीनियर से डिस्कशन किया कि मेरे साथ क्या हुआ है, और ना ही मैंने अपने पेरेंट्स के साथ में डिस्कशन किया, न मैंने अपनी किसी टीम लीडर से भी डिस्कशन किया। मैंने इसको एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट किया, क्योंकि मैं देख रहा था इंडस्ट्री में तो लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं, लोग गाड़ियों में भी चल रहे हैं, लोगों ने बंगले भी बनाए, लोग लाखों रुपए महीने की इनकम ले रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति है इस इंडस्ट्री को नहीं, व्यक्तिगत रूप से मुझे चैलेंज कर रहा है कि तुम 5,500 से ज़्यादा नहीं कमा सकते। राइट। और उन्होंने ये लिख करके दिया था, जिस दिन आप 5,500 से ज़्यादा कमा दो तो मैं 11,000 रुपये आपको इनाम के दूंगा। अच्छा। तो मैंने भी इस बात का कमिटमेंट लिया कि मैं अपने बाप की औलाद नहीं कि इस स्टाम्प को झूठा साबित नहीं किया। मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके काम किया कि ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। मुझे लगा कि मैं अभी क्विट कर दूं, पर लेकिन मैं उस स्टाम्प को पढ़ता था और सोचता था अगर ये व्यक्ति मुझे दोबारा कहीं मिला तो इसकी जो विलेन वाली हंसी है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और इस चैलेंज को स्वीकार करके अगर मैं बात करूं, शुरुआती अगर मेरा सफ़र अगर 3.5 से 4 साल मैंने इस इंडस्ट्री में जब काम किया, मुश्किल से मेरी जो टोटल अर्निंग थी 60-70 हज़ार रुपये थी। अच्छा। वाह। और बहुत सारे लोग इतने ही समय में सब कुछ करके निकल जाने 10 कंपनियां बदल लेते हैं इतने टाइम में। और वही समय था, मेरा ऐसा मानना है कि उसी समय में हमारी ईमानदारी का टेस्ट था, हमारे चरित्र का टेस्ट था। और लोग आ रहे थे, जा रहे थे, लालच भी देते थे, लेकिन उस वक्त में पेशेंस रखा और अपने आप को करेक्ट करते रहे कि हमसे गलती कहाँ हो रही है। राइट। इस इंडस्ट्री में अगर एक कोई भी धरती के किसी भी छोर पर अगर एक व्यक्ति कामयाब हुआ है तो दूसरे हम भी हो सकते हैं, ये अपने अंदर भरोसा था। और अपने आप को करेक्ट करते रहे। तो जो चीज़ें, मेरा ऐसा मानना है, मैं हमेशा बोलता भी हूँ इस चीज़ को, इंसान को सफल होने में समय नहीं लगता, उसको सुधरने में समय लगता है। वेरी ट्रू।
और जिस दिन से वो सुधर जाता है उस दिन से सारी चीज़ें लाइनअप होने लगती हैं। और हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है कि कहीं हम हार्वर्ड में पढ़ाई करके आए हों, गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं और उसी तरीके के पुलिया वाले दोस्तों के बीच में रहते हैं जहाँ कोई हमें इतनी बड़ी सोच नहीं मिलती। अगर हमारा जन्म कहीं अंबानी परिवार में हुआ होता, कहीं बच्चन परिवार में हुआ होता, जहाँ शुरू से लोगों को इस तरीके की गाइडलाइन दी जा रही हो या समझाया जा रहा हो कि भाई आपके दादाजी सुपर दादाजी थे, उन्होंने इतना सब कुछ किया, तो मोटिवेशन के लिए तो अपने चारों तरफ भी कोई नहीं है। और उस जगह से फिर अपने आप को एजुकेट करना इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पार्ट है कि हम लोगों को सिखाती है। पर लेकिन लोग कई बार ना वो अपने जो पुराना उनका अनुभव रहता है वो उनके ऊपर हावी रहता है और चीज़ों को बदल नहीं पाते। बहुत समय तक कई लोग अपने आप से लड़ते रहते हैं, सोचते रहते हैं अपने हिसाब से चलाऊंगा, और इसी चक्कर में मुझे भी करीबन 3-4 साल का अपनी स्मार्टनेस दिखाने के चक्कर में समय लगा। लेकिन जिस दिन मैंने पूरी तरीके से उस एजुकेशन सिस्टम को अपना लिया और पूरी तरीके से सबमिशन करके उस पर काम किया, तो सफलता फिर मेरे से दूर नहीं रही। जो चीज़ें जो मैं अपनी ज़िंदगी में सोचता था, 4 व्हीलर कार होनी चाहिए, तो मैं 19 साल की उम्र में 4 व्हीलर कार का ड्रीम था मेरा, तो वो ले दे करके एक वैगनर ले पाया था। पर लेकिन फिर उसके बाद में मेरा ड्रीम था कि अब इसके आगे भी जर्नी में कुछ होना चाहिए। मैंने टारगेट सेट किया था एक सफारी गाड़ी का, तो वो मैं नहीं ले पाया जिस टाइम पे मैंने उसको गोल में अपने सेट किया था। पर लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि कभी ज़िंदगी में उस समय पर डिलीवर नहीं होती तो हमारा दिल टूट जाता है। और मुझे भी पछतावा था कि ये सफारी गाड़ी मेरी ज़िंदगी में आनी चाहिए थी, पर लेकिन जब सफारी आई कि नहीं आई वो तो नहीं पता। पर लेकिन 2013 में मेरे पास BMW ज़रूर आ गई। अच्छा, किस एज में? मैं 25 साल की एज में था सर, जब से मैं BMW ओन कर रहा हूँ। तो वो स्टाम्प पेपर वाले भाई साहब से मिले, फिर मुलाकात हुई कभी? सर मैं सच कहूँ तो बहुत सारे लोगों ने इस बारे में मेरे से पूछा कि आप कभी दोबारा उनसे मिलने के लिए गए कि नहीं गए, लेकिन मैं उनसे आज तक कभी मिलने नहीं गया। और मुझे ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं मुझे ललकार के अच्छा ही किया। एक उनका भी बहुत बड़ा रोल है वेरी ट्रू कि उन्होंने मुझे इस तरीके से चैलेंज किया और मैंने उस चैलेंज को पॉजिटिवली लिया। बहुत सही है सर। एक वो कहावत भी है कि भाई लोग आपको पत्थर मारेंगे तो आप चाहें तो उसको, उन पत्थरों को पुल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, पुल बना सकते हैं उनसे जी। और यही चीज़ें कहीं ना कहीं जसवीर जी मोटिवेट करती हैं। जब हम गांधी जी की, महात्मा गांधी जी की लाइफ जर्नी को देखते हैं और उनका वो इंसिडेंट देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने उनको दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से बाहर निकाल दिया था, तो वो अगर नहीं निकालते तो शायद गांधी जी में एक अलग तरह का जोश, एक अलग तरह का गोल नहीं बनता। बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों को हमें उस रूप में लेना चाहिए जैसे गांधी जी ने लिया, जैसे जसवीर जी ने लिया। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। डायरेक्ट सेलिंग में जसवीर जी देखिए आज आपका बहुत बड़ा नाम है और आपने कहा कि जब आप समर्पित हो गए, पूरा आपने सबमिट कर दिया एजुकेशन सिस्टम के प्रति, तो परिणाम बदलने लग गए। बिल्कुल सर। बहुत सारी चीज़ें चाहिए डायरेक्ट सेलिंग में कामयाबी के लिए। आपके अनुसार सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है कि यार पहले नंबर पे इसको रखा जाए? जी जी सर, मैं बिल्कुल सर, मेरा ऐसा मानना है कि लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जब आते हैं तो इस बिज़नेस को एक स्कीम की तरह पे लोग कई बार ज्वाइन कर लेते हैं। अगर मैं स्टार्टिंग से अगर मैं किसी भी व्यक्ति की बात करूं, जैसे मैंने अपने आप पे भी अगर इस चीज़ को अगर मैं देखता हूं, तो कई बार जब लोगों को अपना स्वयं का जब डिसीजन लेना होता है तो अपनी जेब से पैसे पे करके प्रोडक्ट परचेज करने वाली जो बात होती है, तो वहाँ तक तो व्यक्ति डिसीजन ले लेता है और जो भी उसको फिगर्स दिखाए जाते हैं उनमें वो इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन बिजनेस वहाँ से शुरू होता है। मामला सिर्फ वहाँ तक का नहीं है कि आपने डिसीजन ले लिया और आप उतर के आ गए। आपको आगे बिजनेस को एक्सप्लोर भी करना है, लोगों के बीच में डिस्कशन भी करना है। और जब व्यक्ति बिना किसी अनुभव के लोगों के बीच में जब जाता है और जब लोगों से बिजनेस को बिना किसी अनुभव के जब शेयर करता है, तो लोग ऐसे ऐसे सलाहगीर मिलते हैं और सलाहगीर उस व्यक्ति को पूरी तरीके से डेवलपमेंट कर देते हैं और कई लोग बिना कारण बताए इस बिजनेस से क्विट कर जाते हैं। तो जब अगर अपनी बात करूँ एज ए बिगनर ही मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया, इससे पहले मुझे मार्केटिंग का एम भी नहीं पता था। और भी बहुत सारे मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। ऐसा नहीं था कि मैं इस कंपनी का कोई एमडी था या कोई एज ए चेयरमैन कंपनी को ज्वाइन किया था, या जो कंपनी के एमडी हैं वो मेरे कोई रिलेटिव हैं कि इस कंपनी को चलाना मेरे ऊपर ज़्यादा ज़रूरी था, कोई भी पेन लेकर के मुझे चलानी पड़ेगी बस। लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद एक चीज़ समझ में आई कि इस इंडस्ट्री में इसकी गहराई को जानना ज़रूरी है। एक्चुअली चलता कैसे है बिजनेस, इसको समझना और उसको जानना ज़रूरी है। तो मुझे जो लगता है सबसे पहली चीज़, इस प्रोसेस को गहराई से समझना चाहिए। जैसे कोई भी काम करने से पहले अगर आज हम रेलवे में जाते हैं तो रेलवे में सीधा डायरेक्ट हमारी ज्वाइनिंग नहीं होती। रेलवे में जाने से पहले एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है।
उसके बाद में भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उसके बाद में भी फिर ट्रेनिंग होती है, तब जा करके उस व्यक्ति से उम्मीद की जाती है कि वो व्यक्ति परफॉर्म करे। अगर आप उसका टोटल अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो कम से कम व्यक्ति एक 20-22 साल तक पढ़ाई करता है, उसके बाद जा करके वो कोई भी एक पोस्ट को संभालता है। जबकि हमारी इंडस्ट्री में तैयारी किसी और चीज़ की करी रहती है व्यक्ति ने। किसी व्यक्ति ने कारपेंटर की तैयारी करी रहती है, किसी ने ठेकेदारी की तैयारी करी रहती है, किसी ने पुलिस की तैयारी करी रहती है, किसी ने डॉक्टर की तैयारी करी रहती है। और वो आकर के फिर जब इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करता है तो वो अपने उन्हीं तजुर्बों को इस बिजनेस में लगाने का प्रयास करता है। और कहीं ना कहीं यहीं से व्यक्ति के साथ में गड़बड़ होना शुरू हो जाती है कि अगर आप जैसे कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ का एक्सपर्ट है, अब उससे एक्सपर्ट वाला काम करवाएंगे तो मुझे लगता है वो उसको बेहतर तरीके से कर पाएगा। और अगर वो उसमें एक्सपर्ट नहीं है तो वो अपनी एक्सपर्टीज हासिल करे। तो एज ए बिगनर जब हम किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जा रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि उसकी डीपली हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए, हमें उसको अच्छे तरीके से जानना चाहिए। मुझे तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमारी है, मतलब पहले नंबर पे नॉलेज है कि आप इंडस्ट्री में आएँ और इंडस्ट्री की प्रॉपर नॉलेज लें। बिल्कुल। हमारा पहला जो अनुभव है, पहला जो ज्ञान है उसको साइड में रखें जी, और इसको अलग तरीके से एक बच्चे की तरह सीखें। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली। तो उसमें अगर हम सीखने की बात आती हैं जसबीर जी, तो क्या क्या चीज़ें हैं इनिशियली जो एक डायरेक्ट सेलर को सीखनी चाहिए? बिल्कुल सर, देखिए वैसे तो ये अपने आप में दुनिया एक ज्ञान का समुद्र है और जर्नी है। नॉलेज जो है कोई एक पर्टिकुलर एक डेस्टिनी नहीं है कि आपने यहाँ तक की पढ़ाई कर ली तो इसके बाद में ख़त्म। जिस तरीके से ट्रेडिशनल मार्केट में भी अनलिमिटेड स्कोप होता है, उसी प्रकार से हमारी इंडस्ट्री में भी अनलिमिटेड स्कोप है। लेकिन एज ए बिगनर अगर हम लोग बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तो मेरा सबसे पहले मानना ये है कि जब भी आप किसी भी व्यक्ति को प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए जा रहे हैं, हम अगर कोई भी चीज़ बेचने के लिए जा रहे हैं, किसी व्यक्ति को कोई भी प्रोडक्ट अगर हम प्रमोट कर रहे हैं, तो एक तो होता है कि किसी भी चीज़ को शेयर करना और एक होता है सेल करना है। तो ज़्यादातर लोग क्या है केवल शेयर करके छोड़ देते हैं। शेयर करने का मतलब ये होता है कि जैसे मैं फॉर एग्जांपल के लिए बात करूं, किसी व्यक्ति को ये बताना मैं फलां कंपनी से आया हूं और मेरी कंपनी टूथपेस्ट देती है, तो ये एक शेयर करने वाली बात होगी। टूथपेस्ट मार्केट में 100 तरह के आते हैं। राइट। अब आप टेलीविजन पे विज्ञापन देखेंगे, कोई आयुर्वेद के नाम पे बेच रहा है, कोई फ्रेशनेस के नाम पे बेच रहा है, और लोगों ने उस विज्ञापन को किस हद तक कि ये वाले पेस्ट को करने से लड़कियां इंप्रेस हो जाती हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ चीज़ों को जोड़ देते हैं वो लोग। तो कहीं ना कहीं उसका एक मार्केटिंग प्लानिंग है उन लोगों की जिसके तहत वो सारी चीज़ों को कर रहे हैं। अब जब हम इंडिविजुअल यहाँ पे हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हम हेल्प नहीं ले रहे, प्रोडक्ट की हमारा कहीं मार्केट में विज्ञापन नहीं है, लोग कहीं भी इसको अखबार में देख नहीं रहे, तो जो कुछ भी वो प्रोडक्ट एक्चुअली क्या है ये बताने वाले हम ही हैं। तो मेरा ऐसा मानना है सबसे पहले अगर हम किसी भी व्यक्ति के पास जाएं तो हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हम क्या बेच रहे हैं, प्रोडक्ट की पूरी डिटेल नॉलेज हो। बिल्कुल सर, 100% हमारे पास ये क्लियर कट मालूम होना चाहिए कि मैं जो भी चीज़ लेके जा रहा हूँ इस चीज़ की क्या गुणवत्ता है, सामने वाले व्यक्ति के ऊपर ये किस तरीके से लागू होती है। तो ये क्लियर कट हमें जानकारी होनी चाहिए हम क्या बेच रहे हैं। दूसरी जो चीज़ मैं सर इसमें ऐड करना चाहूँगा कि लोगों को ये मालूम होगा कि मैं क्या बेच रहा हूँ और उसके बाद ये भी मालूम होना चाहिए मैं किसे बेच रहा हूँ, किसे बेच रहे हो। ये दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। हर एक चीज़ हर एक व्यक्ति पर लागू जो हमारा पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट है तो क्या देखना चाहिए। जैसे मैंने कोई भी प्रोडक्ट सेल करना है, फॉर एग्जांपल मेरे पास में कुछ वेलनेस प्रोडक्ट्स हैं जी, तो वो मैंने सेल करने हैं, तो क्या चेक करूं मैं, किसको मुझे देने चाहिए? बिल्कुल सर, जैसे कि मार्केटिंग के अंदर कई बार एक चीज़ है कि मोटिवेशन काम करता है डेफिनेटली, और लोग मोटिवेट होकर के ही इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। मेरे अंदर भी एक मोटिवेशन है जिसकी वजह से मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन कई बार मोटिवेशन क्या ओवर मोटिवेशन में कन्वर्ट हो जाता है, तो लोग फिर दीवार से धक्का लगाने का काम करते हैं। वो तो दरवाजे पे धक्का लगाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, दीवार में धक्का नहीं लगाना चाहिए। तो लोग बोलते हैं कि भाई ये तो जम्मू कश्मीर में फ्रिज बेचने जैसा काम है, अगर आप इतना कर सकते हो तो आप बेहतरीन मतलब मार्केटिंग के धुरंधर हो, आप गंजे को कंघी बेच दो। तो मेरे हिसाब से गंजे को अगर कंघी बेच तो सकते हैं पर लेकिन फिर दोबारा उस गली में जा नहीं सकते क्योंकि वो कंघी को तैयार लेकर के बैठा होगा, क्योंकि उसके वो काम की नहीं है। अगर जैसे आपने पूछा कि क्या मानक होना चाहिए, अगर गंजे को ही बेचनी है, कंघी ही बेचनी है, तो पहले उसे बाल उगाने का तेल बेचें। जब बाल उग जाएंगे तो उसके बाद मुझे लगता है वो कंघी भी ले लेगा। राइट। तो लोग क्या करते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि एक ही दिन में पूरी मुर्गी को काटने के चक्कर में रहते हैं कि मैं इनको ये भी दे दूं, ये भी दे दूं,
बोले आपके बच्चे पे ये लागू होता है, मैडम के लिए आप ये ले लो, उनके लिए ये ले लो। तो उसमें क्या है कि कई बार लोग जो है ओवर प्रेशर हो जाते हैं। ओवर सेलिंग हमें नहीं करनी चाहिए, मेरा मानना है। और जो हमें भरोसा जीतने के लिए एक छोटा सा सैंपल भी काफ़ी है। जब व्यक्ति को भरोसा होता है तो वो फिर डेफिनेटली बहुत बढ़िया तरीके से हमारे साथ लंबे समय तक काम करता है और बहुत बड़े लेवल पर भी जाता है व्यक्ति। तो कोई भी प्रोडक्ट हो, व्यक्ति को सामने देख करके उसको हमें एडवाइस करना चाहिए कि आपके लिए ये परफेक्ट चीज़ रहेगी सर। और जब व्यक्ति डिसीजन लेने के उसमें मूड में है तो इसका मतलब ये नहीं बनता है कि हम सब कुछ उनको चेप दें। चेपना के चक्कर में मतलब कई बार जो है लोगों को मैं बहुत सारी जगह पे देखता हूँ कि भयंकर तरीके से स्टॉक करा देते हैं। कई लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मतलब भरोसा होता है कि बोला हर तरीके से भक्त बनने के लिए तैयार है। तो उन भक्त का फिर गलत तरीके से नाजायज फायदा जब उठाते हैं तो फिर वो भक्त उतना ही फिर भयंकर तरीके से नेगेटिव होकर के भी भागता है। यस यस, वेरी ट्रू। तो हम लोगों को किसी भी व्यक्ति के विश्वास का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए, नेक नियत से काम करना चाहिए। और जो चीज़ जिस व्यक्ति के ऊपर लागू होती है उसको वही चीज़ की सलाह देनी चाहिए और उसका बेहतरीन उपयोग भी बताना चाहिए। दैट्स ग्रेट। बहुत सारे लोग जसवीर जी काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में और कई सालों से काम कर रहे हैं और अक्सर क्वेश्चन भी पूछते हैं कि परिणाम नहीं आ रहे हैं, लोग नहीं जुड़ रहे हैं, टीम नहीं बन रही है। तो जिन लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रखा है, क्या सलाह देंगे, क्यों नहीं आ रहे हैं और क्या करना चाहिए? बिल्कुल सर, देखिए सर, ये चीज़ के लिए मैंने भी काफ़ी समय तक संघर्ष किया। रिजल्ट को लेकर के मैं भी लंबे समय तक जूझा। दो चीज़ रहती हैं यहाँ पे। एक सबसे पहली चीज़ तो अपने आप के ऊपर काम करने वाली बात होती है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, वो ज्वाइन करके बिजनेस में बैठ जाते हैं, मीटिंगों में भी जाते हैं, लोग सुनते सारी चीज़ों को हैं, लेकिन उनमें से अमल में करने वाली जब बात आती है तो वो कहीं ना कहीं उसमें अंतर आ जाता है। लोगों की जो बोलते हैं कथनी और करनी, वो दोनों चीज़ों में जब अंतर रहता है तो आप कितना भी, अगर आज हम जा कर के योगा क्लासेस अटेंड कर लें, कितनी भी हम हेल्थ के ऊपर टिप्स ले लें, लेकिन जब तक उन चीज़ों को प्रैक्टिकली फॉलो नहीं करेंगे तो उन चीज़ों का असर नहीं दिखेगा। अगर मान लो एक पाइप है, मैं अगर यहाँ से पानी डाल रहा हूँ और वो पानी एक पर्टिकुलर जगह पर निकलना चाहिए उस पाइप में से और वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है बीच में कहीं ना कहीं लीकेज है उसमें। तो अगर एक और एक दो ही होते हैं, अगर मैं टोटल करूंगा तो भी दो होंगे और आप करेंगे तो दो होंगे। अगर कोई तीसरा व्यक्ति अगर ये बोल रहा है कि मेरे दो नहीं बैठ रहे हैं, तो वो एक में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रहा है। वो जोड़ने से तो मैथ का रूल तो बदल नहीं जाएगा, वो तो एग्जैक्टली वही आने वाला है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को काम करने के दौरान जो उनको प्रमोशन मिलती है, जो उन लोगों को यहाँ पे गाइडलाइन मिलती है, उन चीज़ों को लोग कई बार जो फ्री में मिल जाती हैं सारी चीज़ें, उन चीज़ों का महत्व नहीं समझ पाते लोग। और उनका महत्व न समझने की वजह से कई बार लोगों में एक्शन में जो है वो गड़बड़ हो जाती है। मेरे हिसाब से मेरा ऐसा मानना है कि लोगों की कथनी और करनी एक रहनी चाहिए, तो डेफिनेटली रिजल्ट भी आएंगे और बहुत बड़ा काम होगा सर। दैट्स ग्रेट। बहुत ज़्यादा प्रश्न है जसवीर जी व्यूअर्स के, और मैं व्यूअर्स से माफ़ी मांग लेता हूँ पहले कि आपने इतना सारा रिस्पॉन्स दिया जसवीर जी के वीडियो पे, बहुत सारी चीज़ें लिखी। कुछ मैं लेता हूँ जितना भी लिमिटेड समय में हम लोग ले पाएँ। पहला प्रश्न मैं ले रहा हूँ संजय हेमब्रोम का। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इतना अच्छा करियर होने के बाद क्यों यंग जनरेशन इस फील्ड को नहीं चुनते हैं? बिल्कुल सर, देखिए इसमें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में इतना अच्छा कैरियर होने के बावजूद लोगों का इंटरेस्ट, यंग जनरेशन का इंटरेस्ट ना आने का कारण कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है। उसका कारण हम ही लोग हैं। कोई भी इंडस्ट्री के अंदर लोगों को प्रभावित करना और किसी भी इंडस्ट्री के लिए लोगों को मतलब प्रभावित ना करने के लिए कोई तीसरा व्यक्ति जिम्मेदार नहीं हो सकता। हमारे ही लोगों में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें, अनस्टेबिलिटी हो जाती है कि आज व्यक्ति यहाँ है, कल वहाँ है, और इस वजह से जो ये बंदर कूद जो रहती है, तो लोगों को अपना एक लेवल पे, अगर आज मान के चलो मैं एक अच्छे लेवल पे हूँ तो मेरे लिए हो सकता है कि मूव करने में इतनी दिक्कतें ना हो, पर लेकिन जिस व्यक्ति की कल परसों ही शुरुआत हुई है, वो अपना एज ए फुल टाइम कैरियर इसको मान के कर रहा था और उसने अभी स्टार्टिंग की है और उसको मालूम चला कि पूरा सब कुछ मूव होने वाला है, तो उनके लिए सब कुछ तहस नहस सा हो जाता है। क्योंकि नीचे लेवल पर लोग, जो एक कहावत है ना, ऊपर नेता सारे एक होते हैं और नीचे वोटरों में लड़ाई होती रहती है।
तो कहीं ना कहीं वो जो चीज़ है कि ऊपर के लेवल पे लोग जो है अपने आपस में डिसीजन ले लेते हैं कुछ भी, और नीचे के लेवल पे जो लोग छाती ठोकते थे कि भाई हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ऐसे करेंगे, और वो चीज़ें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है, तो लोगों का दिल टूट जाता है। और यही एक वजह है इस इंडस्ट्री के लिए, अगर जो लोग एज ए रोल मॉडल काम कर रहे हैं और वो अगर उस इंटेग्रिटी को मेंटेन करके ये एग्जाम्पल सेट करें, जैसे कोई भी व्यक्ति दूसरे फील्ड के अंदर, आज अमिताभ बच्चन जी 80 साल तक अपने फिल्मी कैरियर के अंदर लगे हुए हैं, सचिन तेंदुलकर आज उन्होंने अपना पूरा कैरियर क्रिकेट के अंदर उन्होंने अपने आप को दिया हुआ है, राइट, बाकी भी बहुत सारे लोग अलग अलग इंडस्ट्री में हैं, जैसे कोई एक डॉक्टर 20-20, 30-30, 40-40, 50-50, 60-60 साल तक सेवा कर रहा है। जब हम भी अपनी इंडस्ट्री के लिए इस तरीके का एग्जाम्पल सेट करेंगे तो लोगों को निश्चित रूप से समझ में आने वाला है कि ये लंबे समय में हमारा भविष्य बनाने वाली इंडस्ट्री है, और लोग इंटरेस्टेड होकर के एज ए फुल टाइम कैरियर इसको आजमाएंगे। मैंने खुद आजमाया है, और भी बहुत सारे लोग आज आकर्षित हो तो रहे हैं। इसमें यूथ के नए करने का एक बड़ा कारण ये है आपकी नज़र में कि जो इंडस्ट्री में लोग इधर उधर हो जाते हैं और उससे कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज यूथ में जाता है बिल्कुल और सर। वो थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल सर। दैट्स ग्रेट सर। रोहित कुमार का प्रश्न ले रहा हूँ सर। सर, आप लोगों के दिलों पर राज करते हैं, वो कैसे? प्लीज़ टेल मी सर, आपके जैसा कैसे बन जाएं? देखिए, बहुत लोग आपको फॉलो करते हैं जसवीर जी, आपकी, हालांकि आपका यूट्यूब चैनल है लेकिन बहुत सारी वीडियोस आपकी वायरल हो जाती हैं, लोगों तक पहुंचती हैं, और यूथ चाहता है, आपसे रिलेट करता है। आपने 18 साल की उम्र में स्टार्ट किया, 25 साल की उम्र में BMW ले ली, आपसे रिलेट करता है, आप जैसा बनना चाहता है। बन सकते हैं, नहीं बन सकते? डेफिनेटली बन सकते हैं सर, और बिल्कुल हर एक व्यक्ति में वो क्षमताएं हैं। और मेरा ऐसा मानना है, जो सवाल भी किया है उन्होंने कि कैसे उस चीज़ तक पहुँचे, मैं अगर अपनी यहाँ तक की सक्सेस जर्नी को अगर एक शब्द से अगर मैं डिफाइन करूँ तो इंसान को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। मैं अगर अपनी फैमिली लाइफ में भी अगर देखता हूँ, पति होना अलग बात है और पति होने का एहसास होना अलग बात है। पिता होना एक अलग बात है और पिता होने का एहसास होना एक अलग बात है। तो एक मेरे, अगर मैं अपने करियर में मैं बात करूं तो आज मैं किस मुकाम पर हूं कंपनी में वो मैटर नहीं करता, पर लेकिन मैं जब एक बिल्कुल छोटे लेवल पे भी था तो उस वक्त भी मुझे इस बात का एहसास था कि लोगों का मुझे क्या प्यार मिल रहा है और उसके बदले में उनको क्या दे सकता हूँ। और उस चीज़ का एहसास आज भी है कि मैं आज महीने के 28 दिन काम करने के लिए तैयार रहता हूँ। अच्छा, अब भी आपका वर्किंग स्टाइल इस प्रकार का रहता है? तैयार रहते हैं या करते भी 28 दिन? जी सर, बिल्कुल। आज के समय में भी मैं 28 के 28 दिन महीने के कमिटमेंट के साथ में काम करता हूं। और 28 दिन काम करने का मतलब भी ये नहीं है कि सर मैं स्टेज पे गया, एक हीरो की तरह एंट्री ली और 2 घंटा भाषण दिया और निकल लिया। आज के समय में भी मैं 18-18 घंटे काम करने का मेरा कमिटमेंट रहता है। जब मैं लोगों के बीच में बैठा होता हूँ तो मैं कभी घड़ी देख के काम नहीं करता कि घड़ी अभी समय 1 बजा रही है, 2 बजा रही है, 3 बजा रही है। तो ये जिस दिन जिस व्यक्ति के अंदर इस तरीके की अगर दीवानगी आ जाए, अपने काम के प्रति डेडिकेशन आ जाए, तो सफलता उसके पीछे पीछे आती है। मतलब डूब के काम करना है। सार यही है कि अगर आप डूब के काम करेंगे जी, तो आप भी भविष्य में जसवीर सिंह जी जैसे बड़े यूथ के रोल मॉडल बन सकते हैं। डेफिनेटली सर। जसवीर जी, उम्र कितनी हो गई अभी आपकी? 18 साल की उम्र में आपने स्टार्ट किया, कितने साल हो गए अभी? मैं 18 सर साल 35 पूरे कर चुका हूँ और 36वां साल मुझे भी क्या चल रहा है। बात है। 18 साल की उम्र में स्टार्ट किया, लगभग 18 साल आपको कंप्लीट हो गए हैं और बहुत बड़ा नाम है। हालांकि हमारे इस चैनल पे तो बहुत एज्ड पर्सनैलिटीज़ भी आते हैं, मतलब नंबर्स में वो बड़े हैं लेकिन वैसे तो वो बहुत यंग हैं और बड़े बड़े उनके सपने रहते हैं। लेकिन आपका तजर्बा भी अच्छा है और काफ़ी लंबी उम्र है आपके पास में अभी, और इंडस्ट्री को आपको बहुत ज़्यादा सर्व करने का मौका मिलेगा। जसवीर जी, जिस प्रकार के आपके विचार हैं, जिस प्रकार की आपने बातचीत की, इंटेग्रिटी किस प्रकार की होनी चाहिए, तो वो बहुत अद्भुत है। और आप जैसे किसी भी युवा साथी को जब मैं देखता हूं तो मुझे पर्सनली एहसास होता है कि इंडस्ट्री बहुत सही सुरक्षित हाथों में है और ये इंडस्ट्री बहुत आगे जाएगी। और यही हमारा प्रयास है चैट विद सुरेंद्र वत्स के माध्यम से कि लोगों में थोड़ा सा वैल्यूज़ क्रिएट करें, थोड़े एथिक्स की बात करें, लोगों को थोड़ा ये बताएं कि यार एक जगह टिक के ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो ही कामयाबी मिलेगी। और उस दिशा में आपने सहयोग किया जसवीर जी। एक बार फिर दिल की गहराई से पूरे व्यूअर्स की तरफ से शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे मौका दिया, आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुझे अपने विचार रखने का मौका मिला। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूं। आप इसी दमदारी के साथ, जैसे अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ गूंजती है कौन बनेगा करोड़पति में, ऐसे आपकी आवाज़ ऐसे गूंजती रहे, हर एक नेटवर्कर को मोटिवेट करती रहे। आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक छोटी सी भेंट जसवीर जी हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपके लिए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सो ये थे जसवीर जी, युवा दिलों की धड़कन, 18 साल से ज़्यादा डायरेक्ट सेलिंग का तजुर्बा, और बहुत शानदार तरीके से बताया कि किस प्रकार आप भी उनके जैसा बन सकते हैं और लोगों की सेवा कर सकते हैं, एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल जी सकते हैं। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन आपके पास में आते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।